अबे धीरे धीरे खाना, चपर चपर करके तूने सारी बिरयानी उड़ा दी। क्यों भाई, धीरे धीरे क्यों खाना है? अबे धीरे धीरे खाएगा तो कुछ देर और एसी में रहने को मिलेगा बेवकूफ। पर मैं तो अपनी प्लेट चट कर चुका हूँ। मैं जानता था कि तू घन चक्कर है, इसलिए मैं अपनी बिरयानी धीरे धीरे खा रहा था। अभी मेरी प्लेट में बिरयानी बची है, मैं धीरे से खाता हूँ, फिर बिल साथ भरेंगे। दोनों हंसते हैं। उधर सेठ काली प्रसाद जो काउंटर पर बैठा पैसे गिन रहा था, उसकी नजर उन दोनों पर काफी देर से थी। वो उठकर उनके नजदीक आते हुए बोले, बड़ी देर से देख रहा हूँ तुम दोनों का खाना खत्म ही नहीं हो रहा है। एक एक दाना करके खा रहे हो और सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा। अरे मेरी आंखें आंखें नहीं, सीसीटीवी है सीसीटीवी, समझे? और तू ये 2 निवाले की बिरयानी झटपट खा और बिल भर के इधर से फुट ले। क्या सेठ जी, ये मेरा मुंह है, गुफा थोड़ी है कि सारा एक साथ भर लूं। थोड़ा आराम से खाने दो और लौंडे से रायता मंगवाओ। आहा, देखो भाई देखो, आधी प्लेट में अभी रायता लेना तो बाकी ही है। जल्दी से खा के फुट ले, वरना अभी निकालूंगा अपना तेल पिया लठ। हम तो मजाक कर रहे थे सेठ जी, बस खा के जा रहे हैं हम लोग। बिल देकर चंपू और सोनू चले गए और सेठ वापस अपने पैसे गिनने लगा। देखा आप सबने, ये है हमारे सेठ काली प्रसाद। इनके ढाबे में अगर मक्खी भी एसी की ठंडक में 2 पल बैठ जाए ना, तो उसे भी बिना बिल चुकाए नहीं जाने देते। आवाज लगाता है, मुंशी के बच्चे कहाँ मर गया तू? तुझे इधर पोछा मारने को बोला था ना। आज लड़का नहीं आया तो तुझे ही करना पड़ेगा। बहुत खा लिया तूने मुफ्त का। आया मालिक, देख लिया ना आप सबने, ऐसे हैं हमारे सेठ काली प्रसाद। अब मैं उनकी बात सुन के आया। पर आप कहानी में बने रहिएगा, क्योंकि हिंदी कहानियाँ चैनल मतलब बेस्ट कहानियों का चैनल। सुबह सुबह कहाँ मर गया था तू? यहाँ पोछा मारने को बोला था ना। हाँ, सुबह का समय है, ग्राहक आकर लौट जाएंगे। लड़का भी ना जाने कहाँ मर गया आज। अरे क्या होगा इस साफ सफाई का सेठ जी? इस होटल में ग्राहक तो सिर्फ एसी की ठंडी हवा खाने आते हैं ना। वैसे भी ज्योतिषी ने हमको 1 साल तक कहीं भी पोछा मारने से मना किया है। ग्रह दशा खराब है मेरी। अरे खूब समझता हूँ तेरे काम चोरी के बहाने। अब फट फट पोछा मार, वरना तेरी ग्रह दशा मैं अभी खराब कर दूंगा, समझा? हाँ समझ गया, पर अभी तक आपका माल भी नहीं आया। अब दोपहर के लिए बिरयानी कैसे बनेगी? वो मैंने बासी माल आधे दाम पर खरीद लिया है, ट्रक वाला अभी लेकर आता होगा। सामान उतरवा कर हिसाब कर लेना, तब तक मैं जरा मंगरू से अपने उधारी का हिसाब वसूल के आता हूँ। इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला गया। श्यामलपुर गांव में सेठ काली प्रसाद ने एसी वाला ढाबा खोला था, जहाँ लोग खाना खाने कम और एसी की ठंडक लेने ज्यादा आते थे। खाना और स्वाद खराब होने के बावजूद सेठ का ढाबा ग्राहकों से भरा रहता था। मगर पिछले कुछ दिनों से गांव में लाइट की समस्या के चलते लोग कम होने लगे थे। श्यामलपुर गांव की सुबह बड़ी सुहानी थी। मजदूर काम पर जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल की ओर जा रहे थे और औरतें कुएं से पानी खींच रही थी। मगर सेठ काले प्रसाद के ढाबे में वही पुरानी बहसबाजी चल रही थी। काम का न काज का, 2.5 मन अनाज का। इतने दिनों से कह रहा हूँ ये पंखा ठीक कर दे। मालिक देखो ना, मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। ऊपर चढ़ूंगा और मुझे करंट के झटके लग गए तो? मैं इंजीनियर थोड़ी हूँ, और वैसे भी यहाँ तो एसी लगा है, फिर पंखे की क्या जरूरत? निखट्टू है तू, ऊपर चढ़ और ये पंखा ठीक कर। अरे ये एसी 24 घंटे चलने के लिए थोड़े ही है। थोड़ा चलेगा थोड़ा बंद रहेगा, थोड़ा चलेगा थोड़ा बंद रहेगा। पर मैं गिर गया तो? फिर तो मैं थोड़ा जीऊंगा थोड़ा मरूंगा, थोड़ा जीऊंगा थोड़ा मरूंगा। अब है कि नहीं? फिर सेठ के डांटने पर मुंशी टेबल लगाकर पंखा ठीक करने चढ़ता है, पर पंखा छूते ही जोर का एक झटका लगता है और वो मुंह के बल जमीन पे धड़ाम से गिरता है। अरे रे 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 मोरी मैया रे! अरे मेरी तो कमर टूट गई, कोई बचाओ रे! ओहो, तू किसी काम का नहीं, अब ऐसे ही पड़ा रह। कम से कम लोगों के पैर पोंछने के काम तो आएगा।
पास ही टेबल पर बैठकर एक लड़का बिरयानी खा रहा था। सेठ काली प्रसाद और मुंशी की बातचीत सुनकर वो सेठ काली प्रसाद के पास आते हुए बोला, सेठ जी, आप कहिए तो मैं ये पंखा ठीक कर दूं। क्यों, क्या तू इंजीनियर है? ले आओ रे पेचकस, दे दो इन्हें। आज हमारे ढाबे पर बड़के इंजीनियर साहब आए हैं। सेठ जी, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर तो नहीं हूँ, पर आपका पंखा ठीक कर सकता हूँ। कुशल ने बातों ही बातों में टेबल पर चढ़कर ढाबे का पंखा ठीक भी कर दिया और सेठ काली प्रसाद उससे बहुत खुश हुए। अरे वाह बेटा, तुम तो सच में बड़के इंजीनियर निकले भाई, हैं? ये पंखा ठीक कर दिया। अब बोलो, क्या इनाम दूं मैं तुम्हें? वैसे ऑर्डर क्या था तुम्हारा? क्या ऑर्डर था रे इस छोकरे का? मालिक, 100 रुपए की 1 प्लेट बिरयानी। अच्छा बेटा, तुमने मेरा काम कर दिया। अब चलो तुम 95 रुपए दे देना। सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? तुमने इंजीनियरिंग की है, तुम वही काम करोगे, पर मेरे पास यहाँ नौकर रखने के लाले पड़े हैं। ढाबे का पर्सनल इंजीनियर कैसे रखूंगा? वैसे नाम क्या बताया तुमने अपना? मेरा नाम कुशल है सेठ जी। मैं शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था। बीच में मुझे खबर मिली कि पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए मुझे पढ़ाई बीच में छोड़कर आना पड़ा। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा, मुझे काम पर रख लीजिए। सोच ले भाई, क्योंकि तुझे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, खाना पहुंचाना पड़ेगा हर टेबल पर। ये सब काम कर लेगा ना? जी सेठ जी, मैं सारे काम कर लूंगा। सेठ काली प्रसाद ने कुशल को काम पर रख लिया और वो मन लगाकर काम करने लगा। कुछ ही दिनों में कुशल सभी ग्राहकों का पसंदीदा बन गया। कुशल अपने पुराने से घर में अपनी विधवा बीमार माँ और 8 साल की छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था, जहाँ हर रोज बड़ी गरीबी छोटी तनख्वाह से सवाल जवाब किया करती थी। बेटा, मेरी दवा ले आया। कहाँ माँ, सेठ जी ने आज भी पैसे नहीं दिए। पर तू फिक्र ना कर, कल मैं तेरी दवा जरूर ले आऊंगा। भैया, मेरा यूनिफॉर्म भी कल ले आना। मास्टर जी कह रहे थे जिनके पास अगले सोमवार तक यूनिफॉर्म नहीं होगा उन्हें स्कूल में नहीं आने देंगे। तू घबरा मत छोटी, कल मैं पक्का तेरी यूनिफॉर्म ले आऊंगा। सेठ काली प्रसाद ने 2 महीनों तक कुशल की पेमेंट नहीं दी थी। रोज यही कहकर टरका देते हैं कि पैसे नहीं है, बाद में लेना। अक्सर किचन में बर्तन साफ करते हुए कुशल बावर्ची को खाना बनाते हुए देखता था। सेठ उससे सुबह से शाम तक सारे काम करवाता था, पर पैसे नहीं देता था। आज जब हद हो गई तो कुशल सेठ के पास गया और थोड़ा सख्त लहजे में बोला, सेठ जी, मुझे ढाबे में काम करते करते आज 3 महीने हो गए, पर आपने 1 रुपए भी पेमेंट नहीं दी। तो फिर आ गया? तुझसे कहा था ना, पैसे अभी नहीं है, बाद में लेना। चल जा भी, टेबल पर पोछा मार। नहीं सेठ जी, मुझे मेरे पैसे आज की आज चाहिए। सेठ काली प्रसाद ने कुशल को बहुत खरी खोटी सुनाई और 500 के नोट उसके सामने फेंककर उसे ढाबे से निकाल दिया। ये ले पैसे और निकल जा मेरे ढाबे से। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना मुझे। कुछ महीनों बाद शामलपुर में एक नया एसी वाला ढाबा खुला, जिसका नाम था कुशल एसी वाला ढाबा। गांव के लोग, कॉलेज के बच्चे अक्सर वहाँ बढ़िया खाना और ठंडी हवा खाने आते थे। यार, यहाँ कितनी ठंडक है ना, अब से कॉलेज के बाद यहीं आया करेंगे। कह तो तू ठीक रहा है, खाने का स्वाद तो कमाल का है। कम से कम सेठ काली प्रसाद के ढाबे से तो बहुत अच्छा है। हाँ, तभी तो ये मोटू 3 प्लेट फ्राइड राइस चट कर गया। अरे चुप कर, तू हमेशा उसका मजाक क्यों उड़ाता है? यार, पर एक बात समझ नहीं आती कि ये ठंडक आती कहाँ से है? हाँ, लाइट भी हमेशा नहीं रहती, फिर भी ये ढाबा ठंडा रहता है। जरूर इस मिट्टी के दरवाजे से ठंडक आती है, पर हमें क्या करना? तू अब 1 प्लेट और बिरयानी मंगा। गोलू के भुक्कड़पन को देखकर तीनों दोस्त फिर से हंस पड़ते हैं। सेठ काली प्रसाद का धंधा मंदी की ओर जाने लगा था, क्योंकि अब गांव में लाइट एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। काली प्रसाद कुशल के ढाबे से जलता था, मगर बिना लाइट के उसके ढाबे की ठंडक का राज भी जानना चाहता था। ऐसे ही एक रात सेठ ने अपनी मुंशी को बुलाकर कहा, रात का वक्त है, ढाबे में कोई नहीं होगा। जा पता लगा कि बिना लाइट 24 घंटे कुशल का ढाबा ठंडा कैसे रहता है। मैं नहीं जाऊंगा,
कहीं किसी ने मुझे पकड़कर पीट दिया तो। अबे तू जाता है कि तुझे ढाबे से निकाल दूं? लालची कहीं का, खुद खा खा कर मोटा हो गया है और मुझे फंसाने के तरीके खोजता रहता है। क्या कहा तूने? अब जा रहा हूँ सेठ जी, थोड़ा सब्र तो करो। इतना बोलकर मुंशी बाहर निकल गया। आधी रात के वक्त मुंशी ढाबे की दीवार पर चढ़कर ढाबे के अंदर झांक रहा था। तभी उसका पैर फिसला और गिरने से उसकी टांग टूट गई। हाय राम, मैं तो मर गया रे। वो रात भर कुशल के ढाबे के पीछे खेत में ही कढ़ाते हुए पड़ा रहा। अगली सुबह वो लंगड़ाते हुए सेठ काली प्रसाद के ढाबे पर वापस लौटा। अरे मर गया सेठ जी, पैर टूट गया मेरा। अरे वो तो ठीक है, पर तुझे कुछ पता लगाने भेजा था ना, वो पता चला? मैं उसके ढाबे की दीवार पर चढ़ा था, मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम से गिरा। पता तो कुछ नहीं चला, टांग टूट गई सो अलग। सेठ कोशिश कर करके थक गया, पर पता नहीं लगा सका कि आखिर कुशल का ढाबा 24 घंटा ठंडा कैसे रहता है। जानना तो सब चाहते हैं, पर कोई इसका राज नहीं जान पा रहा था। सुहानी और उसके दोस्त अब ढाबे के रेगुलर कस्टमर बन चुके थे। सुहानी के मन में रोज यही सवाल उठता था, आखिर ये ठंडक आती कहाँ से है और ये बरकरार भी कैसे रहती है। एक दिन उसने कुशल के पास जाकर पूछ ही लिया, कुशल भैया, आज मैं 1 हफ्ते से आ रही हूँ। गांव में तो ज्यादातर समय लाइट नहीं रहती, पर आपका ढाबा हमेशा ठंडा कैसे रहता है? और ठंडक भी उस मिट्टी के दीवार के पीछे से आती है ना? हाँ, ये ठंडक वहीं से आती है। भैया, अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं जानना चाहूंगी कि ये आपने कैसे किया और ये आइडिया भी कैसे आया? शुरू से बताता हूँ। मेरे पिताजी ने आज से 10 साल पहले टेराकोट एयर कंडीशन यानी मड एसी का डिजाइन तैयार किया था, पर इस पर काम करते हुए उनका देहांत हो गया। फिर उनके इस अधूरे डिजाइन को मैंने पूरा किया। इस दीवार के पीछे वही डिजाइन है। टेराकोटा एयर कंडीशनिंग, ये क्या है? ये एक ऐसा एयर कंडीशन है जो बिना लाइट और बिना एसी के कमरा 24 घंटे ठंडा रखता है। और कैसे बनाया आपने इसे? मैंने मिट्टी की बेलनाकार ट्यूब्स तैयार की, फिर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना के लिए इन सभी मिट्टी के कोन्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ी दीवार का ढांचा तैयार किया। इस ढांचे के ऊपर छोटे सुराखदार पाइप के जरिए लगातार बाहर की गर्म वाष्पीकरण होता है। इस प्रक्रिया से हवा का तापमान काफी कम हो जाता है और दूसरी तरफ से बिल्कुल ठंडी और प्राकृतिक हवा कमरे में प्रवेश करती है। अरे वाह कुशल भैया, मानना पड़ेगा, आपका आइडिया तो कमाल का है। पर पर्यावरण को इससे कोई नुकसान तो नहीं होती? नहीं, ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन किया गया है, जिसमें बिना किसी आधुनिक गैस या भारी बिजली की खपत के हवा को प्राकृतिक रूप से ठंडा किया जाता है। और मैंने छत को सफेद रंग से कलर किया है और साथ ही इस कमरे में कई वेंटिलेशन विंडोज हैं। वाह भैया वाह, आपने क्या डिजाइन तैयार किया है। आपने जैसा बताया, मैं भी इस बार कॉलेज के प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन में मड एसी का डिजाइन प्रेजेंट करूंगी। जरूर, और इसके लिए तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बताना। सुहानी अपने सवालों का जवाब पाकर अपने घर लौट गई। कुछ महीनों बाद सेठ काली प्रसाद कुशल के ढाबे में अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आया। कुशल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं वो बातें कब का भूल चुका हूँ। और फिर वो आपका दौर था, ये मेरा दौर है। किए कर्मों की सजा सबको मिलती है कुशल बेटे। मेरा ढाबा भी बंद हो गया है। आप चाहें तो मेरे ढाबे के गल्ले पर बैठ सकते हैं। वैसे भी मैं सब कुछ अकेले नहीं संभाल पा रहा। कुशल की बातें सुनकर सेठ काली प्रसाद की आंखें भर गई। वो कुशल से माफी मांगते हुए रोता रहा और उसके आंसुओं से उसके सारे पाप धुलते रहे। श्यामलपुर गांव में अब दोबारा रौनक लौट आई थी। गांव का एसी वाला ढाबा अब दोनों मिलकर खुशी खुशी चलाने लगे।